हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। जो चैप्टर नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 8 आपका इस बार के सिलेबस में से स्किप है, वो हो गया है, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। अब चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 है आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर। सबसे पहले देखो कि एटमोस्फियर का मीनिंग क्या होता है, कि एटमोस्फियर क्या है। पृथ्वी के चारों तरफ, कि मान लो ये हमने मान लिया पृथ्वी, इसके ये चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर यानी कई किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। कि ये पृथ्वी, ठीक है, इसके ये चारों तरफ कई किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त जो वायु का जो आवरण है, कवरिंग ऑफ एयर, इसको हम एटमॉस्फेयर है वो कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के साथ इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चिपका हुआ है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चिपका हुआ है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके साथ चिपका होने के कारण यह पृथ्वी के साथ साथ है वो घूमता रहता है। तो ये पृथ्वी जब अपने एक्स पर घूमती है तो वायुमंडल भी पृथ्वी के चारों तरफ है वो घूमता रहता है। और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है, तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके साथ चिपका हुआ होने के कारण ये सूर्य की परिक्रमा है वो भी करता है। अब वायुमंडल की प्रमुख विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, की एटमॉस्फेयर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होती हैं कि वायु के कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास का, कि वायु है टोटल मास ऑफ एयर, ठीक है, टोटल मास ऑफ एयर वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से यानी पृथ्वी के सरफेस से, ये पृथ्वी की सतह हो गई, इस सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कि वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। कि वायु है उसकी ना तो कोई स्मेल आती है, ठीक है, ना उसका कोई टेस्टलेस है, ना उसका कोई कलर है। कि वायु क्या है कि टेस्टलेस, कलरलेस एंड स्मेललेस, ठीक है, गंधहीन पदार्थ है। वायु को हम देख नहीं सकते। अब वायु क्या है? हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और महसूस होती है हमें वर्षा, ओले, तूफान, बादल, तड़ित व धुंध जैसी घटनाएं, या ये धुंध जैसी जो घटनाएं से हम इसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यानी वर्षा से, बादल से, धुंध से और तड़ित झांझा जैसी जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं से हम वायु को महसूस है, अनुभव है वो कर सकते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार, कि जो नवीनतम रिसर्चेज हुई है उनके अनुसार वायुमंडल का विस्तार 32,000 किलोमीटर की से भी अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। कि जो नवीन रिसर्चेज हैं उनके अनुसार वायुमंडल का जो विस्तार है वो 32,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। भूतल के निकट वायु संघन, यानी भूतल यानी अर्थ सरफेस के पास जो वायु है, संघन यानी डेंस, और डेंस होती है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ, कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर वायु विरल यानी रेयर और हल्की होती जाती है। कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस के पास तो वायु क्या होती है? डेंस होती है, संघन होती है। लेकिन जैसे ही अर्थ सरफेस से ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, वायु उत्तरोत्तर हल्की यानी विरल और हल्की है वो होती जाती है। वायुमंडल को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। अब वायुमंडल को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है सूर्य से। अब पृथ्वी पर भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। तो वायुमंडल को जो एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है? सूर्य से। यह गतिशील है, वायु है वो कैसी है? गतिशील, यानी मोबाइल, लचीली, इलास्टिक,
संपीड्य यानी कंप्रेसिबल तथा प्रसारणीय एक्सपेंसिबल है, कि वायु है वो लचीली है, संपीड़ित है तथा प्रसारणीय है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कि गैसों से बना हुआ है, वाटर वेपर से बना हुआ है या डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं वो पाई जाती हैं, किन किन चीजों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण है वो हुआ है। वायुमंडल के संगठन का अर्थ है कि वायुमंडल किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, कि वायुमंडल है वो अनेक गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गैस, यानी इसका मीनिंग यह है कि प्रत्येक गैस अन्य गैसों के साथ समान रूप से मिले रहने पर भी, कि प्रत्येक गैस दूसरी गैसों के साथ समान रूप से मिले रहने पर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखती है, कि अपनी जो स्वतंत्र, कि प्रत्येक गैस दूसरी गैसों के साथ समान रूप से मिले रहने पर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रहती है। जैसे अब वायुमंडल में जो परमानेंट गैसें हैं, नाइट्रोजन 78.8% नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो पाई जाती है, ये परसेंटेज में है 78.8%, यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस से कौन सी है, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद है आपका ऑक्सीजन यानी O2 20.95, ये सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। ये दोनों गैसें मिलकर यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल का 99% जो भाग है वो कवर करती है। बाकी जो गैसें हैं वो सब 1% में आ जाती हैं। उसके बाद ऑर्गन Ar 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी 0.036%, नियोन Ne 0.002%, हीलियम He 0.0005%, क्रिप्टो Kr 0.001% और जेनन Xe 0.00009% और हाइड्रोजन H2 0.00005%। ये जो गैसें हैं, ये दोनों गैसें मिलकर वायुमंडल के 99% भाग को कवर करती हैं। बाकी की जो ये गैसें आती हैं ये 1% भाग को कवर करती है, कि ये जो गैसें हैं वो 1% भाग को कवर करती हैं और बाकी जो गैसें हैं ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये वायुमंडल के 99% भाग को कवर करती है। लेकिन वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात निचली परतों जैसा नहीं होता, कि जैसे जैसे हम वायुमंडल की अपर लेयर में जाते हैं, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, कि ऊपरी गैसों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो निचली परतों के अनुपात में नहीं रहता। नीचे है वो रेशियो ज्यादा पाया जाता है, बल्कि बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर 120 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नगण्य है, यानी कम है, वो हो जाती है। जैसे आपने देखा हो कि जैसे जैसे हम हिली एरिया में ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन है वो कम होती जाती है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर सांस लेने में दिक्कत है वो आती है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और वाटर वेपर्स, ये पृथ्वी की अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही दोनों हैं वो पाए जाते हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प और कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जिनमें धूलकण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कि गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, वाटर वेपर्स और कुछ सूक्ष्म यानी स्मॉल डस्ट पार्टिकल वो भी पाए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो होते हैं। जैसे अब फर्स्ट आता है गैसेस,
कि आयतन के अनुसार शुद्ध शुष्क वायु में लगभग 78% यानी वॉल्यूम के अनुसार शुद्ध वायु में 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन है वो पाई जाती है। इस प्रकार ये दोनों गैसें मिलकर, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल के समूचे आयतन का 99% जो भाग है वो कवर करती है। यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन के बाद उसके बाद ऑक्सीजन है वो 21% है वो पाई जाती है। अब पर अन्य गैसों में आते हैं, बाकी जो गैसें हैं वो सिर्फ 1% एरिया को ही कवर है कर पाती है वायुमंडल के। फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वह एक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर जीवन है वो संभव नहीं है। यह एक जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य और जानवर सांस के रूप में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है, यानी कंबस्टन के लिए आवश्यक है। इसके बिना आग नहीं जलाई जा सकती। अब ऑक्सीजन है, देखो मनुष्य और जानवर सभी है वो उसको सांस लेने के लिए इस्तेमाल है वो करते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवन है वो पॉसिबल नहीं है, और यह दहन यानी कंबस्टन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आग जलाना है वो बहुत कठिन हो जाता। इसलिए जो ऑक्सीजन है वह औद्योगिक सभ्यता का आधार है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी नाइट्रोजन, जो 78% में भाग वायुमंडल के 78% भाग को कवर करती है। नाइट्रोजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करती है। कि नाइट्रोजन है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का जो इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन का जो प्रभाव होता है, उसको नाइट्रोजन है वो कम करती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो वस्तुएं इतनी तेजी से जलती कि उन पर नियंत्रण करना कठिन होता। कि अगर नाइट्रोजन नहीं होती वायुमंडल में तो वस्तुएं हैं वो इतनी तेज गति से जलती कि उनके ऊपर कंट्रोल करना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन के अभाव में मनुष्य व जीव जंतुओं के शरीरों के उत्तक भी जलकर नष्ट हो जाते। इतना ही नहीं, देखो अब नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में नहीं होती तो मनुष्य और जीव जंतुओं के जो उत्तक है वो भी जलकर है वो नष्ट हो जाते, क्योंकि नाइट्रोजन है वही आग को कंट्रोल है वो करती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो आग को कंट्रोल करना है वो बहुत कठिन हो जाता। दूसरा, जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाती है, यानी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज है वो करती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रोटीनों का निर्माण करती है जो पौधों में वनस्पति का भोजन बनते हैं। इस गैस का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कि नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वो पाई जाती है। इस गैस का कोई रंग, गंध और स्वाद है वो नहीं होता। उसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, यह एक भारी गैस है और यह वायुमंडल की निचली परतों में ही पाई जाती है। CO2 वायुमंडल में कम मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद इस गैस का बहुत महत्व है। पौधों जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करते हैं। हर पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर स्टार्च व संक्राव का निर्माण करते हैं। यह गैस परिवेशी सौर विकिरण को पृथ्वी तल तक आने देती है, किंतु पृथ्वी से विकिरित होने वाली लंबी तरंगों को बाहर जाने से रोकती है। अब ये गैस क्या करती है कि जैसे हम ये माना पृथ्वी, ये नाइट्रोजन की उपस्थिति है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस हैं उनको तो अर्थ सरफेस तक आने देती है। ठीक है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं उनको अर्थ सरफेस तक तो ये आने देती है, लेकिन यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में जो सनरेज वापस जाती हैं उनको वापस जाने से रोकती है। तो यह एक कवच का काम है वो पृथ्वी के लिए करती है। ठीक है, यह पृथ्वी को ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा है वो होने देती है। वर्षा जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड बनाती है और चूने की चट्टानों पर कास्ट शिलाकृति की रचना करती है। अब क्या होता है कि वायुमंडल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, वर्षा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो नीचे भी आती है और वर्षा के पानी में मिलकर वो ड्यूलाइट और कास्ट टोपोग्राफी
जो चूना पत्थर के जो प्रदेश होते हैं वहां पर वह जब कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ गिरती है तो वहां पर कास्ट जो टोपोग्राफी है उनकी रचना है वो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओजोन। ठीक है, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशिष्ट रूप है जो वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर न्यून मात्रा में मिलती है। कि यह क्या है कि ऑक्सीजन का ही एक विशिष्ट रूप है और वायुमंडल पर अधिक ऊंचाइयों पर यह बहुत क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है वो मिलती है। और यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पृथ्वी पर आने से यानी पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से है वो रोकती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधी पृथ्वी पर आती और पृथ्वी पर कैंसर जैसी या अन्य हम ये कहें कि त्वचा के रोग जैसी जो भयंकर बीमारियां है वो बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन अब धीरे धीरे ओजोन का जो लेयर है, जो छिद्र है वो वाइड होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन। यह सबसे हल्की गैस है जो सभी गैसों के ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कि यह एक हल्की गैस है और सभी गैसों से ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हाइड्रोजन गैस है वो वायुमंडल में पाई जाती है। अब सेकंड आता है वाटर वेपर्स, यानी गैसों के अलावा वाटर वेपर्स हैं वो भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। वाष्प वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील, यानी इसमें चेंजमेंट है वो आता रहता है, कम और ज्यादा ही होते रहते हैं, परिवर्तनशील वह असमान वितरण वाली गैस है। कि वाटर वेपर्स है वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस है। वायुमंडल में वाष्प के मुख्य स्रोत, यानी वायुमंडल में जो वाष्प है, वाष्प में मुख्य स्रोत जलमंडल से वाष्पीकरण तथा पेड़ पौधों व मिट्टी से वाष्पोत्सर्जन है। ऐसा अनुमान है कि प्रति सेकंड यानी पर सेकंड 1.60 करोड़ टन जो जल है वो वाष्प में यानी वाटर वेपर्स में चेंज होता रहता है। यानी एक अनुमान के अनुसार प्रति सेकंड 1.60 करोड़ टन वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स, जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट है वो होता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इसी प्रकार ऊंचाई के साथ भी जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। कि भूमध्य रेखा से ये हमने माना कि 0 डिग्री ये इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ये 90 डिग्री ये ध्रुवों की ओर पोल की तरफ की भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है वो उस वहां पर भी है वो कम होती जाती है। वाटर वेपर्स जलवाष्प में जलवाष्प धारण करने की क्षमता, वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता अधिक से अधिक 4% है वो हो सकती है और कम से कम 1% यानी 2% तो वाटर वेपर्स हैं वो वायु में पाए ही जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। वाष्प ही संघनित होकर यानी वाष्प ही कंडेंस होकर ओस, कुहासा, कोहरा व बादलों का सर्जन करते हैं। धरती पर वर्षा और हिमपात भी इन्हीं के कारण होता है। कि वाटर वेपर्स ही संघनित होकर कंडेंस होकर ओस, कोहरा और पाला की रचना करते हैं और धरती पर जो हिमपात होता है, बर्फ गिरती है, वो भी वाटर वेपर्स के कारण ही गिरती है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ही इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जैसे मनभावन दृश्य विकसित होते हैं। वाष्प की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया उसकी पारदर्शिता पर आधारित होती है। इसी पारदर्शिता के कारण लघु तरंगों के रूप में सूर्य की ऊष्मा धरती तक पहुंच सकती है, किंतु लंबी तरंगों के रूप में विकिरित होकर ऊष्मा वायुमंडल को चीरकर बाहर नहीं जा पाती। कि वाटर वेपर्स की एक सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है या बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हम उसको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है। कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लंबी तरंगों के रूप में वाटर वेपर्स को ट्रांसपेरेंस होकर तो पृथ्वी तक आ जाती हैं, लेकिन पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर लघु तरंगों के रूप में वापस है वो वायुमंडल में नहीं जा पाते। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड पार्टिकल्स एंड एक्सीडेंटल कंपोनेंट्स,
यानी ठोस कण व आस्मिक रचक, ये भी वायुमंडल के एक महत्वपूर्ण घटक है, वो होते हैं। गैस तथा वाष्प के अतिरिक्त वायु में कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं जिन्हें धूल कण सर्वाधिक महत्व है। कि गैस और वाष्प के अतिरिक्त वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म यानी स्मॉल सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें जो डस्ट पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो हवा में उड़ते रहते हैं, वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो होते हैं। ये कण सौर विकिरण का कुछ अंश अवशोषित कर लेते हैं, साथ ही सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। कि हमें जो आसमान नीला दिखाई पड़ता है वो डस्ट पार्टिकल के कारण ही दिखाई पड़ता है। कि सूर्य से जो सोलर रेडिएशंस आते हैं उनके कुछ भाग को तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को स्कैटर्ड कर देते हैं, उसी के कारण हमें जो वायुमंडल आसमान है वो नीला दिखाई देता है। किरणों के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की घटाएं बनती हैं। कि किरणों के स्कैटरिंग के कारण ही, यानी रेज की स्कैटरिंग के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में नारंगी रंग की जो प्रभामंडल जो दिखते हैं वो उस किरणों के स्कैटरिंग के कारण ही दिखाई है वो देते हैं।